कोरोना की तीसरी लहर के ताल्लुक़ से लोगों में बहुत सारी बदगुमानियाँ हैं, ख़ासकर बच्चों के सेहत को लेकर लोग परेशान हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए हैं हम आज शिमोगा के सरजी अस्पताल के डॉक्टर धनंजय सरजी और डॉक्टर विक्रम से, जो कि बच्चों के सेहत के ताल्लुक़ से बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं और कोरोना के ताल्लुक़ से भी इनकी निगाहें बहुत गहरी हैं। तो चलिए उनसे ही बात करते हैं कि आखिर कोरोना को लेकर लोग इतने परेशान क्यों हैं और बच्चों की सेहत को लेकर इतनी परेशानी का सामना ये लोग क्यों कर रहे हैं। सर, कोरोना के डिसीज़ को लेकर जो पैनिक हो रहे हैं, स्पेशली थर्ड वेव को लेकर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? नहीं, कोरोना क्या है, इसको जो वेव बोल रहे हैं ना, बच्चों में जो थर्ड वेव में बच्चे को असर ज़्यादा पड़ता है। लेकिन क्या है, वेव इंडिया को, सारा इंडिया को थर्ड वेव हो सकता है, लेकिन एक विलेज को फर्स्ट वेव हो सकता है, एक तालुक हेडक्वार्टर को सेकेंड वेव, शिमोगा को सेकेंड वेव अभी जा रहा है। तो एक एक जगह को एक एक वेव रहेगा। तो शायद दिल्ली को चारवां वेव रहेगा, कोई विलेज को फर्स्ट वेव रहेगा। इसमें बच्चों का असर पड़ने के लिए क्या हो रहा है, बच्चों को डेफिनेटली बच्चों में ये इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। जैसा पहले वेव में कितना था उसको कंपेयर किया तो सेकेंड वेव में 4 गुना ज़्यादा था बड़ों को असर होने का। तो उतना इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है कि उसमें बड़ों में, नेचुरली बच्चों में भी इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो पहले जितना था उससे 4 गुना ज़्यादा हो रहा है। अभी लगभग देखें तो पूरा कर्नाटका में 40,000 बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन बच्चों में एक ऊपर वाला का मेहरबानी है, क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं उसी तरह बड़े, तो बूढ़े जो बोल रहे हैं ना, वो 80 ईयर्स के ऊपर, उनको ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। तो बच्चे को, उसको इन दोनों एज ग्रुप में जो बीमारी का सीवियरिटी उतना ज़्यादा नहीं है, और बच्चे लोग और वो भी 80 ईयर्स के ऊपर का जो आदमी है उसमें कोरोना से जान खतरा होने का चांसेस बहुत कम है। तो बच्चों में ये ज़्यादा इन्फेक्शन ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। तो आएगा तो थोड़ा बुखार आएगा, सर्दी खांसी होगा, कुछ बच्चों को पेट में दर्द हो के लूज मोशन हो सकता है, थोड़ा बॉडी पेन रहेगा, आंख थोड़ा लाल होने का, इस तरह आएगा, 3 से 4 दिन में जा रहा है। वैसा बच्चों को असर नहीं पड़ रहा है। डेफिनेटली अभी थर्ड वेव आया तो भी बच्चों को ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन बड़ों को आया है। 60 ईयर्स प्लस को बहुत सारा वैक्सीनेशन हुआ है, 45 ईयर्स को भी ऊपर भी, अभी 18 से 45 ईयर्स के अंदर भी वैक्सीनेशन भी चालू रहा है। तो इसलिए प्रोटेक्शन उनको ज़्यादा रहेगा, नेचुरली बच्चों को असर पड़ेगा। असर पड़ना है तो किस बच्चों को, मेरा हिसाब से 6 से 8 साल के ऊपर के बच्चों के एडोलेसेंट पीरियड में, स्पेशली 18 ईयर्स के 18 साल के अंदर को बच्चों का असर पड़ेगा। लेकिन ये असर सर्दी खांसी बुखार ये इन्फेक्शन के प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्ट प्रॉब्लम से होगा। ये इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम में दोनों बहुत हमको समझ में आना क्या हो रहा है। ये इन्फेक्शन मतलब वो वायरस जाके हमारा बॉडी में असर पड़ के उसको बुखार आएगा। बुखार 70% बच्चों में बुखार आ सकता है, 40% बच्चों में खांसी आ सकता है, और सुस्त, थोड़ा लूज मोशन, ये सब इन्फेक्शन के वजह से होता है। ये इन्फेक्शन पीरियड बच्चों में 4 से 5 दिन रहेगा, बाद में जाएगा। बड़ों को भी वैसा ही रहता है। लेकिन इन्फ्लेमेटरी स्टेज, और इन्फ्लेमेटरी स्टेज में क्या है कि समझो एक बैक्टीरिया नहीं तो वायरस हमको बॉडी के अंदर गया, सो हमारा बॉडी के अंदर का डिफेंस मैकेनिज्म, जो पुलिस नहीं तो डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, वो जाके उसको मारता है। मारने के बाद हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम में रिकॉग्नाइज होना, वो मर गया, वो वायरस मर गया। लेकिन उस तरह नहीं होता है। इस प्रॉब्लम में क्या होता है, और ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म ज़्यादा होता है, तो मतलब ज़्यादा एंटीबॉडीज ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा होके वो उधर मारने के लिए कुछ नहीं रहेगा। सो इसलिए वो हमारा बॉडी का सिस्टम को ही खराब करता है। सो इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी सिस्टम, और इन्फ्लेमेटरी सिस्टम के वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है। इन्फ्लेमेटरी बड़ों को भी उसी के कारण से हो रहा है। लेकिन बड़ों को बीमारी शुरू हो के 6 से 7वें दिन से 14 दिन के अंदर शुरू होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सीरियस होके आईसीयू में जाके वेंटिलेटर पे जाके इसी इन्फ्लेमेटरी सिस्टम के वजह से हो रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स के। लेकिन बच्चों को उस तरह नहीं हो रहा है। बच्चों को जो बीमारी आने के बाद 4 से 6 हफ्ते के बाद बच्चों को असर पड़ रहा है। सो ये इन्फ्लेमेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम होके एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम,
ये प्रॉब्लम बच्चों को हो रहा है। उसमें क्या होता है, बच्चों को हार्ट को असर पड़ता है। वो ज़्यादातर से ज़्यादा बच्चों को नहीं हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली हो रहा है। अभी हमारा हॉस्पिटल में एटलीस्ट जहाँ लास्ट 15 डेज़ में 8 बच्चे एडमिट हुआ है। तो उसको ट्रीटमेंट जल्दी रिकग्नाइज किया तो ट्रीटमेंट करें तो अच्छा हो। जी सर, इसके डॉक्टर विक्रम, ये प्रिकॉशंस जो हैं इसके लिए क्या लेना है, किस तरह से बच्चों को अवॉइड कर सकते हैं? ये प्रिकॉशंस तो हम लोगों को अभी 1.5 साल से सब टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल जब भी कॉल करते हो आता ही रहता है, ये लेना वो लेना, SMS बोलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनो और सैनिटाइज करो। अभी थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं, MSP याद रख सकते हैं। अभी MSP बहुत चल रहा है नाम। MSP माने मास्क, हर वक्त मास्क पहन के रहना, S माने सैनिटाइज़र, हाथ धोते रहना, P माने फिजिकल डिस्टेंसिंग, जितना हो सकता है उतना 6 फीट अंतर दूरी रखना पड़ेगा। एक बात हमको क्या याद रखना है कि अभी 1.5 साल से सब इसमें आ रहा है कि कोरोना का क्या सिम्टम्स है, कोरोना कैसा आएगा, कोरोना कैसा फैलेगा करके। फिर भी हम लोग आजकल OPD में देख रहे हैं कि किसी माँ बाप उनके बच्चे को लेके आते हैं, बच्चे को 2-3 दिन से बुखार रहता है, तो हम पूछते हैं घर में किसी को कोविड हुआ है क्या, या 1-2 हफ्ते पहले किसी को कोविड हुआ है क्या। लोग बोलते नहीं कोविड नहीं हुआ है, शायद कल उसने कोल्ड वाटर पिया, या शायद कल उसने कोल्ड पानी से नहाया, या परसों उसने आइसक्रीम खाया, उसके वजह से बुखार आया करके। इसका मतलब ये है कि 1.5 साल से जितना आ रहा है उसका कोई उनके ऊपर असर ही नहीं पड़ा है। अभी बुखार जब आता है इस समय हमको कोविड करके ही समझना है। तो क्यों इसीलिए समझना है, एक बार घर में किसी को कोविड आया, उसका कोविड करके पता लग गया, तो बाकी लोगों को फैलने से हम आराम से कॉशन ले सकते हैं। अगर एक जन को हम कोविड पता लग गया, उसके लिए हम लोग घर में ही क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या क्या हम लोग करना है करके उनको ठीक तक समझ में आ गया बाकी लोगों को, तो हम ये फैलने से ये कर सकते हैं। इसीलिए जब भी किसी के घर में बच्चे को या कोई भी बड़े लोगों को बुखार आया, पहले तो उसका कोविड का टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार टेस्टिंग करा के उसका पॉजिटिव आया तो आराम से बच्चों को हम उनसे फैलने से रोक सकते हैं। अभी दूसरे वे में ये हुआ है कि हम अभी 1-2 महीने से हम देख रहे, एक आदमी को घर में कोविड आया तो जितने भी लोग घर में हैं सबको कोविड आके चला गया। तो पहले वे में ऐसा हुआ था कि एक जन को आया तो बस 1 या 2 दूसरे लोगों को आता था, पर इस वेव में एक जन को आया तो सब लोगों को आया। इतना फैलने का पावर है ये म्यूटेंट कोविड स्ट्रेन में। इसीलिए हम लोग क्या सोचे हैं, और हम लोग सब लोगों को यही बोल रहे कि पहले तो मास्क पहनो, बाहर जाते हो तो डेफिनेटली मास्क पहनो, अच्छी तरह मास्क पहनो, ऐसे नाक के नीचे या इसके नीचे ऐसे नहीं, पूरा अच्छी तरह मास्क पहनना है। और कम से कम 2 गज की दूरी माने 6 फीट जब भी बाहर जाते हो, और जब भी किधर भी जाते हो, मॉल इधर उधर जब भी जाते हो, जाने से पहले आने के बाद मास्क अच्छी तरह हाथ धोना है। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे लगता है, हम सब लोगों को लगता है, अगले 3-4 महीने तक ये भीड़, जिधर भी भीड़ इकट्ठा होता है मत जाओ, क्योंकि बहुत सारे सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वेव में भीड़ के वजह से ही बहुत बीमारी फैला है। जिधर भी भीड़ होता है, भीड़ का मतलब जिस जगह 10 से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो जिधर 10 से ज़्यादा लोग रहने का चांसेस रहता है, प्लीज़ उधर मत जाओ, स्पेशली बच्चों को मत लेके जाओ। इतना 3-4 महीने और करेंगे तो हम लोगों को लगता है कोरोना को हम ईजी से मार सकते हैं, क्योंकि 3-4 महीने में हमारे देश का इंजेक्शन का कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाएगा। तो 3-4 महीने अपने को मिलेगा तो पूरा वैक्सीनेशंस भी दे देंगे,
तो हमको लगता है कोरोना हम आसानी से हरा सकते हैं। सर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो आ रहा है कि थर्ड वेव से और मोबाइल से उसका कनेक्शन है कि मोबाइल जो ज़्यादा यूज़ करेंगे उसको थर्ड वेव का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, कि कहाँ तक सही है? हाँ, हम लोग आजकल देख रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर में ये सब फैल रहा है। वो किधर से फैला है हमको पता नहीं है, पर इसका कुछ भी मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर मोबाइल से फैलना था, अभी अपना 4G और मोबाइल कितने 4-5 साल से है, तो 4-5 साल से क्यों नहीं फैल रहा, अभी क्यों फैल रहा है? तो इसका मतलब है इसका कोई आधार ही नहीं है। अभी जो लोग इसका फैल रहा है, इसका ये मैसेज जो स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि मैंने मोबाइल यूज़ किया तो बच्चों को फैलता है, उसका कोई आधार ही नहीं है। कैसे फैल सकता है? क्योंकि ये एयर से माने हवा से फैलता है। तो हवा से फैलने का मतलब है कि जब हम लोग साथ में 10 से ज़्यादा लोग रहते हैं, एक से बात करते हैं या गाना गाते हैं या चिल्लाते हैं, तो मेरे हवा से दूसरे हवा को लग गया तो लगता है। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि 4G टावर या 5G टावर लगाने से उससे रेडियो वेव्स बढ़ता है, रेडियो वेव्स फैलने से ये वायरस से अचानक उसको पावर आ जाता है और वायरस को अचानक से म्यूटेशन ज़्यादा होके पावरफुल होके सब बच्चों को अटैक करते, उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमें लगता है प्लीज़ आप लोग ऐसे अफवाहों से कोई मतलब मत रखिए, क्योंकि ऐसे अफवाहों से आप मतलब रखोगे तो अपना सब ये कोरोना के लिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब फेल हो जाएगा। सब भी उधर आप लोग देख सकते हैं, अभी 4-5 कंट्रीज़ को देखो, पहले तो अमेरिका, दूसरे ऑस्ट्रेलिया, तीसरा न्यूजीलैंड और गल्फ़ में भी बहुत सारे कंट्रीज़, जिधर भी वैक्सीनेशन ज़्यादा हुआ है और जिधर आप लोगों को पता है कि अपने से ज़्यादा वो लोग ये मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अपने से ज़्यादा उनका 4G वगैरह फास्ट है, उधर वैक्सीनेशन डलवा के हम लोग देख रहे कि 1 महीने से पूरा उनका कोरोना गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, बहुत केसेस कम हो गए। इसीलिए हाथ जोड़ के बोलते हैं उसके बारे में आप बिल्कुल अफवाह मत फैलाओ। सर, स्पेशली ये थर्ड वेव जो है बच्चों को इफेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करेगा, ये एक रूमर्स चल रहा है सर, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, तो जो कोरोना है बच्चों को असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को जो ये कोरोना का जो आके बच्चों के अंदर जाने के लिए रिसेप्टर्स चाहिए, और रिसेप्टर्स बच्चों में बहुत कम है, इसलिए ये कोरोना का इन्फेक्शन बच्चों में आने का चांसेस बहुत कम ही रहेगा, इसलिए टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा है, बच्चों को बहुत सारे कारण से ये इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं फैल रहा है, क्योंकि बच्चों को ये समझिए वायरल बीमारी अभी लोगों में बहुत सारा आता है बच्चों को। अभी देखो सर्दी खांसी बुखार किसको ज़्यादा आता है? बड़ों को आता है, छोटे को आता है, बच्चों को ही ज़्यादा आता है। ज़्यादा होकर एडमिट होने का, सर्दी खांसी होकर ज़्यादा एडमिट होने, कौन सा एडमिट होता है? बच्चों ही एडमिट होता है। लेकिन इस वायरस उस तरह बच्चों को कुछ प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। ये वायरस जो है ना, वो आके हमको इन्फेक्शन आए तो भी बच्चों को सिर्फ बुखार 70% में आएगा, 40% में खांसी आएगा और थोड़ा सर्दी और लूज मोशन, पेट में दर्द, इस तरह आके जाएगा। इसको छोड़ को ये बीमारी बच्चों को कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है। ये जो गड़बड़ हो रहा है, किस में गड़बड़ होता है, किस में ज़्यादा तकलीफ होता है, किस बच्चों को डेंजर है? तो मतलब जो ओबेसिटी है, जो मोटे हैं, एक। दूसरा है किस बच्चों को हार्ट का प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को जेनेटिक प्रॉब्लम है, किन बच्चों को इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उनको, जिन बच्चों को शक्कर का कायल बीमारी है, शुगर डायबिटिक पेशेंट है तो बच्चों में डायबिटीज़ भी रहता है उनको, लिवर का प्रॉब्लम है तो इन बच्चों को ज़्यादा असर पड़ रहा है। इनको छोड़ को किसी को जान को खतरा नहीं हुआ है बच्चों में। इन बच्चों में जिनका बच्चों में वे कोरोना से जान का खतरा हुआ है वो इन्हीं को, तो इसलिए इन बच्चों को हमको बहुत होशियारी से देखभाल करना है। कौन कौन? एक हार्ट का, लिवर का, किडनी का और कैंसर कीमोथेरेपी लेने वाले बच्चों में, शुगर है तो बच्चों को जेनेटिक डिसऑर्डर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो इन बच्चों में डेंजर ज़्यादा है कोरोना से। इनको छोड़ को कोई और बच्चों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। किसको प्रॉब्लम हो रहा है? मतलब कोरोना आके
4 से 6 हफ्ते के बाद बच्चों को इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हो जाएगा। उस तब बोले थे ना आपको, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस से बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है। ये इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम को हम आइडेंटिफाई करना, इसी से ज़्यादा खतरा हो रहा है। कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरा नहीं है। कोरोना वायरस के बाद जो इन्फ्लेमेशन बच्चों में आता है, बड़ों में 1 हफ्ते में आएगा, बच्चों में 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के बाद आएगा, उससे प्रॉब्लम ज़्यादा है। ये क्या करता है, इसको इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम में इन बच्चों को सडनली अच्छा रहते हैं, बच्चों को 3 से 4 दिन बुखार रहता है और बुखार कंटिन्यू जाता रहता है, बुखार कम नहीं होता है। कुछ भी मेडिसिन डाले तो भी, कल पैरास्टामोल डाले तो भी बुखार कम नहीं होता है, मेफेनेमिक एसिड डाले तो भी कम नहीं होता है, ब्रूफिन दे, आइबुप्रोफेन सिरप दिए तो भी कम नहीं होता है, कंटिन्यू बुखार आता ही रहता है 3 दिन के बाद भी। उसके साथ बच्चों का आंख लाल होता है, पूरा लाल होता है। एक दूसरा, तीसरा है बच्चा बहुत डाउन रहता है, एक्टिव नहीं रहता है, सिर्फ सोने का चाहता है, फिट्स भी आ सकता है इन बच्चों में। और ये स्किन का पीलिंग हो सकता है, ये फिंगर का और टोक्स का, ये चमड़ी जो रहता है ना वो पीलिंग होता है। इन बच्चों में हमको सस्पेक्ट करना, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है उनको कंपलसरी बुखार 3 दिन से ज़्यादा रहना। उसके साथ ये सिम्टम्स है तो कंपलसरी खून का टेस्ट करना बच्चों को। कौन सा खून का टेस्ट, CBC, CRP, ESR। उसके साथ फैसिलिटी है तो IgG लेवल्स कोरोना का टेस्ट करना। इसमें ESR ज़्यादा है और CRP ज़्यादा है और WBC काउंट नॉर्मल भी रह सकते, थोड़ा भी ज़्यादा भी हो सकता है। इसके साथ IgG लेवल्स कोरोना, उसको IgG लेवल्स पॉजिटिव मतलब बच्चों को पहले कोरोना हुआ था, उन बच्चों ये 4 है तो उसको पक्का फॉलोअप करना पड़ेगा। 48 आवर्स को उसको CBC, CRP और ESR रिपीट करते जाना, तो उसको मेडिसिन करेक्ट डालना। अगर ये मिस हुआ तो डेफिनेटली ये बच्चा हाई रिस्क है, इन बच्चों का हार्ट को असर पड़ेगा। 5th to 6th डे सडनली बच्चों का हार्ट रेट ज़्यादा होगा, BP कम हो जाएगा, हमको 1 या 2 दिन का भी टाइम नहीं देगा। उस तरह हुआ तो बच्चों को जान का खतरा हो सकता है। इसलिए हमको ये दिमाग में रहना, जो बच्चों को तीसरा दिन से भी कंटिन्यू बुखार ज़्यादा हो रहा है कंटिन्यू, उसके साथ आंख लाल हुआ तो, स्किन पीलिंग है तो दूसरा, तीसरा बहुत नरम होकर सिर्फ सो रहा है, थोड़ा भी खाना नहीं खा रहा है, और फिफ्थ है बच्चों को फिट्स आया तो, होश में बेहोश हुआ तो उन बच्चों को एक खून का टेस्ट करना। एक खून का टेस्ट में प्रॉब्लम है तो आपको बच्चों का डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर ये मिस हुआ तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है। क्यों हम ये इस बीमारी को क्यों टेंशन है, सडनली बच्चा कोलैप्स होता है, हमको मौका ही नहीं देता है ट्रीटमेंट देने के लिए, हार्ट को असर पड़ के जान को खतरा होता है। ये बीमारी थोड़ा कमी है अभी हमारा पॉपुलेशन बच्चों का, तो मतलब 18 ईयर्स के अंदर 40% है। 40% मतलब 130 करोड़ में 50 करोड़ 50 करोड़ तक बच्चे रहते हैं। उन बच्चों में 5 साल के ऊपर के बच्चे और 18 साल के नीचे के बच्चों को एक खतरा ज़्यादा है। इसलिए हमको होश रहना। उसको जो पेरेंट्स को ये मालूम हुआ बच्चों को तीसरा दिन के बुखार कम नहीं हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो बच्चों का फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ट्रीटमेंट आसान है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हमको मालूम हुआ तो सिंपल पैरास्टामोल और उसके साथ नैप्रोक्सेन, नहीं तो उसको स्टीरॉयड दिया तो कम हो जाएगा और फॉलो रखना पड़ेगा, डॉक्टर बोलेंगे। अगर थर्ड स्टेज को गया तो उसको मीथाइल प्रोडिनोजोल इंजेक्शन और IVIG इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन देना पड़ेगा। समझो 20 kg का बच्चा है तो उसको कम से कम 80,000 रुपीज़ वो सिर्फ इंजेक्शन के लिए खर्चा होगा। उसको पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म करने के लिए 1 लाख आजू बाजू 20,000 इधर भी हो सकते, ऊपर भी हो सकता है, उतना खर्चा आएगा बच्चों को। इसलिए ये हमको होशियारी है तो करेक्ट उसको डायग्नोस किया तो आसानी से उसको निभा सकते हैं। सर, ये जब से कोविड सेशन शुरू हुआ है उसके बाद से एजुकेशन पर बहुत इम्पैक्ट हुआ है, तो क्या इसके लिए पेरेंट्स किस तरह से स्टेप ले सकते हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए? हाँ, ये तो बहुत सही बोला आपने कि 1.5 साल से सब स्कूल्स बंद हो गए हैं, बच्चे लोग घर में ही रह रहे हैं। बोले तो पूरा स्कूल बच्चों का मोबाइल या इसमें ही आ गया है।
बच्चे बहुत देर तक रोज़ ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन स्कूल में टाइम पास कर रहे हैं, उससे डेफिनेटली दो तरह का असर हुआ है। एक पूरे शरीर पे, बदन पे हुआ है, दूसरा थोड़ा दिमाग पे भी असर हुआ है। बदन पे ये असर हुआ है क्योंकि आजकल वो घर में ही बैठ के ऑनलाइन क्लासेस देखते देखते उनका खेलना कूदना ये सब कम होके उनका वज़न बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे हम लोग देख रहे 1.5 साल से बच्चे मोटे मोटे होते जा रहे हैं। जब भी बच्चों का वज़न ज़्यादा हो जाता है, मोटे मोटे हो जाते हैं, उसके साथ और प्रॉब्लम्स होने का चांसेस रहता है। और प्रॉब्लम्स क्या, उन बच्चों को बीमारी आसानी से आ सकती है। एक बार बीमारी आया तो उससे प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकता है। और बाहर धूप में नहीं गया जा रहा है ना, तो उसके वजह से विटामिन डी बोलते हैं, क्योंकि विटामिन डी बदन में सन से ही आता है। अगर घर में ही बैठ के हर वक्त मोबाइल या इसमें देखते रहते, बाहर नहीं जाते ना, तो विटामिन डी बदन में कम होके उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं, वो ये बदन का जो प्रॉब्लम है, मोटापन ज़्यादा हो रहा है बच्चों में, वो देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, उनके दिमाग के ऊपर भी बहुत असर हुआ है, क्योंकि हर वक्त घर में बैठ के मोबाइल देखते रहते। माँ बाप थोड़ी देर बोल सकते मत देखो, फिर भी माँ बाप को भी अपना काम करना पड़ता है, इसीलिए छोड़ देते देखने के लिए। तो मोबाइल में ऑनलाइन क्लासेस के बाद दूसरी चीज़ें देखने लग जाते हैं बच्चे। आजकल हम देख रहे हैं, स्पेशली जो ये एडोलेसेंट बच्चे बोलते हैं ना, 10 ईयर्स 15 ईयर्स 16 ईयर्स, ऐसे वैसे बच्चे जो नहीं देखना है वो सब देख रहे हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम और सब, वो अभी नेटफ्लिक्स ये वो सब देखते रहे। उसमें से जो कुछ भी नहीं देखने वो सब देखते, कुछ उनके दिमाग के ऊपर असर पड़ा है। हमारे अस्पताल में हमने देखे कुछ बच्चे इनकम्प्लीट सुसाइड बोलते हैं, इनकम्प्लीट सुसाइड करके आए हैं। कुछ बच्चों को कुछ ऐसा ही खतरा महसूस हो रहा है उन लोगों को, क्योंकि वो मूवीज़ वगैरह देख रहे, नहीं देखना है, तो अंदरूनी खौफ या ऐसा खतरा ऐसा हो रहा है उनको। और कुछ बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि पहले स्कूल में जाते थे, बाकी बच्चों से बात करते थे, उनके साथ खेलते थे, कूदते थे, अपना बातें करते थे, गोलगप्पे खाते थे और गप्पे मारते थे। अभी वो सब नहीं हो रहा है, इसीलिए वो घर में ही रह के और बच्चों से उनका बातें नहीं होके वो सब दिमाग के ऊपर असर हो रहा है। इसीलिए हमको लगता है कि ऐसे माहौल में जितने भी जो घर के आसपास 4-5 ये लोग रहते हैं ना, वटारा बोलते हैं, वटारे में 4-5 लोग रहते हैं, वो सब मिलके अपने घर के जो बच्चे हैं सबको एक साथ ला के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जितना कर सकता है उतना कर रहा है। अभी अपने हाथ में है कुछ अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। गवर्नमेंट इतना ही कर सकता है कि वो स्कूल नहीं है ओपन तो ऑनलाइन क्लासेस में भर्ती करो, या ऑनलाइन क्लासेस फ्री कर सकते हो गवर्नमेंट। और इसके अलावा जो बच्चे बाहर जाके खेलना चाहिए, बाहर जाके थोड़ा धूप में खेल के थोड़ा पसीना छूटना चाहिए, वो सब अपने को करना पड़ेगा। इसीलिए जो मोहल्ला में 4-5 लोग रहते, 4-5 घर के लोग जो रहते हैं, वो सब मिलके थोड़ा एक जगह या ग्राउंड वगैरह थोड़ा देख के अपने बच्चे को खुद उधर लेके जाके थोड़ा धूप में कम से कम दिन में 2-3 घंटा छोड़ के खेलो। हम लोग इधर रहते, जितना हो सकता है अपने को करना पड़ेगा। नहीं तो हमको लग रहा है 7th स्टैंडर्ड से जो कम क्लासेस के बच्चे हैं उन लोगों को और 1 साल तक क्लासेस होने का चांसेस बहुत कम है, तो घर में ही रहना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स घर में ही उन लोगों को, बच्चों को घर में ही पालना पड़ेगा। तो मोटापना भी ज़्यादा हो जाएगा, बुरी आदतें ज़्यादा हो जाएगी और उसके दिमाग के ऊपर भी असर हो जाएगा। तो ये सब देखने के लिए अपने को एक टाइम टेबल घर में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैसे एक मंडे है तो हम बाहर जाके लगोरी खेलेंगे, ट्यूसडे है हम बाहर जाके क्रिकेट खेलेंगे 1 आधे घंटे के लिए, और वेडनेसडे है तो हम जाके थोड़ा वो जूटाटा या नहीं तो वो खेलेंगे बाकी बच्चों के साथ। थर्सडे है तो हम बाहर जाके थोड़ा ऐसे ही कड़ला पुलिस वगैरह ऐसा कुछ खेलेंगे। ऐसा मोहल्ले में एक 4-5 लोग, 4-5 घर मिलके ऐसा टाइम टेबल बना के आज से शुरू करना ही पड़ेगा, नहीं तो घर में बैठ के प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगे। डीपॉपुलेशन की तरफ से सोशल मीडिया पे एक क्वेश्चन उठ रहा है कि गवर्नमेंट खुद डीपॉपुलेशन करने के लिए कोरोना को लाई है, इसके बारे में आपका
हाँ, हमने देखा है वो डिपॉपुलेशन वगैरह उसका, वो भी ये भी अफवाह ही है, क्योंकि अगर डिपॉपुलेशन करना था तो इंजेक्शन देके क्यों करना था? बाकी बहुत सारे अच्छे चीज़ें हैं, डिपॉपुलेशन करना ही है तो इंजेक्शन दे के डिपॉपुलेशन करना है, और इतने बड़े ताल्लुक में पूरे वर्ल्ड में, वो बिल्कुल अफवाह ही है उसका। आप लोगों को जब भी ऐसे मैसेजेस जो आते हैं, आप लोग अपने डॉक्टर से खुद जाके एक बार बात कराएंगे तो जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो हल हो जाएगा। अगर डिपॉपुलेशन या 5G इसका मतलब रखता था, अगर सरकार को करना ही था, तो इतने सोफिस्टिकेटेड मेथड इतनी ये बहुत ही मुश्किल है, मैंने सबको मिलके सबको इंजेक्शन देना, ये बहुत ही मुश्किल तरीका है चूज़ करने के लिए। अगर गवर्नमेंट को ये सब करना ही था तो हमें लगता है बिल्कुल अफवाह है, इसके ऊपर आप बिल्कुल मत जाइए। हम लोग डॉक्टर्स हैं, हमने भी लिया है। अगर बच्चों का इंजेक्शन आएगा तो हम पहले अपने बच्चे को इंजेक्शन देंगे, और हम ही पहले है जो लिया है, अभी तक ज़िंदा है, हम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हमारे माँ बाप बूढ़े हैं, वो लोग अभी 75 ईयर्स 80 ईयर्स के, उनको भी दे के अभी 4-5 महीने हुए, वो भी ठीक ठाक ही है। तो हमारे जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, उधर सब अभी बच्चों के ऊपर ट्रायल्स चल रहा है ये वैक्सीन का, वो वैक्सीन बच्चों में दिया है, अभी बच्चों में दे के 1 महीना हुआ है, वो बच्चे सब ठीक ठाक है। और अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया में अभी 6 महीने से बच्चों के ऊपर वैक्सीन का ये ट्रायल चालू है। बच्चों को वैक्सीन दिया गया है, वो बच्चे आराम से खेल रहे, कूद रहे, उनमें कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो हमको लग रहा है आप लोग प्लीज़ ऐसे अफवाहों पे मत जाइए, और पहला ये भी मत, जो कुछ भी आपको डाउट्स है, हम लोग एनी टाइम अवेलेबल है, प्लीज़ आके इधर अपने पास डिस्कस कीजिए। सर, ये जो वैक्सीनेशन नहीं लेना है, इसके बारे में लोग बहुत कंफ्यूजन में हैं कि वैक्सीनेशन लेने से मर सकते हैं या फिर साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, एक है वो MSP बोल के हमको कोरोना को अवॉइड करने के लिए, वो एक तरीका है, और दूसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका एक ही एक ट्रीटमेंट है, वो भी वैक्सीनेशन है। अगर वैक्सीनेशन अभी फर्स्ट वैक्सीनेशन दुनिया में कौन लिया? सारे डॉक्टर्स, बाद में नर्सिंग स्टाफ, बाद में हेल्थ केयर वर्कर्स लिया। अगर हमको ये वैक्सीनेशन तब नहीं मिले तो अभी तो हम काम करने के लिए कोई भी ताकत नहीं रहता था, क्योंकि अभी हम वैक्सीनेशन लिया इसलिए आराम से हमको बेचैनी से हम काम कर रहे हैं, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता था। फर्स्ट वेव में जब वैक्सीनेशन नहीं था तब आप देखे होंगे कितना डॉक्टर्स मरे, कितना नर्सिंग स्टाफ मरे। अभी देखो किधर आ रहा है, डॉक्टर्स को अफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन लिया है। उसी तरह ये सेकेंड वेव में वैक्सीन ये इन्फेक्शन हो रहा है, किसको वैक्सीन इन्फेक्शन हो रहा है? 30 to 50 ईयर्स के अंदर को ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि 45 ईयर्स के ऊपर को बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। हम जो देख रहे हैं ICU में जो आते हैं उसमें 95% 95 नहीं 98 रखिए, उनमें सबको वैक्सीनेशन नहीं लिया है वो। सो वैक्सीनेशन करेक्ट लिया तो ये ICU का एंट्री नहीं रहेगा, क्योंकि उतना सीरियस नहीं होगा। वैक्सीनेशन लिए तो बीमारी नहीं आएगा, उस तरह नहीं है, आ सकता है लेकिन माइल्ड रहेगा, जो अपने आएगा अपने आप जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। सो इसलिए कंपलसरी वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। बहुत सारे बंदों को क्या है कि वैक्सीनेशन दिया तो 2 दिन काम नहीं करने के लिए नहीं हो, वो सब गलत है। हम पेशेंट देख रहे थे, जा गए वैक्सीनेशन लिए, बाद में पेशेंट देख रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। और बहुत सारे बंदों को वो हार्ट का प्रॉब्लम है इसलिए वैक्सीनेशन नहीं लेना, लिवर का प्रॉब्लम है नहीं लेना, हमको स्टेंट डाले है हार्ट को इसलिए नहीं लेना, वो सब झूठी बात है। सबको वैक्सीनेशन ले सकते हैं। सो बच्चों को 18 साल के ऊपर को और कितना भी एज रहे तो भी वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। वैक्सीनेशन लिए तो कुछ 30% बच्चों को थोड़ा बुखार आ सकता है, वो बुखार आए तो पैरास्टामोल गोली लिए तो दिन में 3 बार लिया तो ठीक हो जाएगा। वो 2 वैक्सीनेशन कंपलसरी लेना पड़ेगा। फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज में 50 to 60% 1 महीने के बाद प्रोटेक्शन होता है। दूसरा वैक्सीनेशन लेने के बाद 90 to 100% प्रोटेक्शन मिलेगा। सो सेकेंड वैक्सीनेशन होने के 3 हफ्ते के बाद फुल प्रोटेक्शन आएगा। इसलिए कोरोना को हमको मारना है तो वैक्सीनेशन एक ट्रीटमेंट है। सो इसलिए कंपलसरी वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। उसके साथ
बच्चों को और बड़ों को भी बहुत सारे बच्चे हम मेडिसिन ले रहे हैं। कौन सा मेडिसिन? विटामिन सी 14 दिन, जिंक 14 दिन और विटामिन डी 14 दिन लेना पड़ेगा। उसके साथ हमारा देश में आयरन डिफिशिएंसी बहुत सारे बच्चों को बहुत कम है, इसलिए आयरन का सप्लीमेंटेशन भी लिया तो अच्छा है। लेकिन ये कोरोना जाना है तो MSP फॉलो करना। दूसरा, उसको वैक्सीनेशन कंपलसरी, बच्चों को वैक्सीनेशन आए तो कंपलसरी वैक्सीनेशन दिलवाइए, आप भी वैक्सीनेशन को लेना पड़ेगा। और किसको खतरा है बच्चों में जो मोटे हैं, जिसको हार्ट का, लिवर का, लंग्स का मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, उन बच्चों को खतरा ज़्यादा है कोरोना वायरस से। लेकिन कोरोना वायरस आके बाद में 6 हफ्ते के बाद बच्चों को जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है, उसके बारे में आपको होशियार रहना। उसको 3 दिन से ज़्यादा बुखार है, उसके साथ आंख लाल हो रहा है, बच्चा नरम है, खाना नहीं खा रहा है, उसको स्किन पीलिंग हो रहा है और बच्चों को फिट्स आया, तो आपको बच्चों को डॉक्टर के मिलना, वो जो टेस्ट बोलते हैं उसको करवाना। उसमें गड़बड़ है तो आपको उसको ट्रीटमेंट लेना। इतना किया तो डेफिनेटली हम कोरोना से आसानी से निपटा सकते हैं। कोरोना थर्ड वेव के ताल्लुक से डिटेल से तफसीली तौर पर डॉक्टर धनंजय सरजिया और डॉक्टर विक्रम ने बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए जो प्रिकॉशंस लेनी है, जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, तफसीली तौर पर बताया है। उम्मीद कि आप इस इंफॉर्मेशन को ख़ुद भी अमल करेंगे और साथ में दूसरों तक पहुँचाएँगे। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मुदस्सिर अहमद, शिमोगा।